I am Dr. Alpna Johri, Associate Professor Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का टॉपिक है गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा, जिसको मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, ये एक लिविंग फॉसिल है। अभी तक आपने गिंगो बाइलोबा के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा। आज हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। गिंगो बाइलोबा में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, यानी प्लांट डायोशियस है। लेकिन जब यंग कंडीशन में इसको अगर हम देखेंगे तो इसका पहचानना बहुत मुश्किल है कि प्लांट मेल है या फीमेल है। केवल मैच्योर होने पर ही मेल और फीमेल प्लांट को अलग अलग पहचाना जा सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या मेल स्ट्रोबिलस कैटकिन की तरीके के क्लस्टर्स होते हैं जो कि ड्वार्फ शूट पर पाए जाते हैं। जैसा कि हमें मालूम ही है कि प्लांट में लॉन्ग शूट्स और ड्वार्फ शूट्स होती हैं। ड्वार्फ शूट यानी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। कैटकिन एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें पेंडेंट रेसीम पाए जाते हैं। डेलिकेट इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के कारण ये लटके हुए रहते हैं, जैसे शहतूत में होता है। उसकी तरीके से ही मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्लस्टर्स में ड्वार्फ शूट के ऊपर पाए जाते हैं। एक मेल स्ट्रोबिलस में, एक मेल कोन में कई माइक्रोस्पोरोफिल्स एक्सिस के ऊपर लूजली अरेंज्ड होती हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में एक लंबी स्टॉक होती है जिसके टर्मिनल एंड पर नॉब पाई जाती है। एक घुंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको नॉब कहते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरोफिल्स में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया पेंडेंट होती हैं, लटकी हुई होती हैं। कुछ वर्कर्स के अनुसार जो टर्मिनल नॉब है या जो हम्प है, उभार है, स्टॉक के जो टर्मिनल एंड पर उभार है, वो एक्चुअल में एबॉर्टिव स्पोरेंजियम है और इस नॉब में एक म्यूसिलेज डक्ट भी पाई जाती है। कई बार, बहुत रेयरली, 2 से अधिक स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल पर पाए जा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि किस तरीके से लॉन्ग शूट के ऊपर ड्वार्फ शूट्स लगी हुई हैं और इन ड्वार्फ शूट्स पर मेल कोन लगे हुए हैं क्लस्टर में, गुच्छों में। हर एक मेल कोन पेंडेंट है, लटका हुआ कैटकिन की तरीके से दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेल प्लांट जिसमें ड्वार्फ शूट पर मेल कोन लगे होते हैं। मेल कोन पर कई माइक्रोस्पोरोफिल्स लगी होती हैं और ये माइक्रोस्पोरोफिल, एक माइक्रोस्पोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और एक स्टॉक है। स्टॉक के टर्मिनल एंड पर नॉब दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन माइक्रोस्पोरेंजियम का दिखाया गया है जिसमें बाहर की तरफ वॉल लेयर्स होती हैं और अंदर की तरफ स्पोर मदर सेल्स उसमें दिख रहे हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है, यानी एक से अधिक आर्कीस्पोरियल इनिशियल डिवाइड करके माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आर्कीस्पोरियल इनिशियल होते हैं उनमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। पेरिक्लाइनल डिवीज़न के कारण बाहर की तरफ वॉल लेयर्स बनती हैं और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनते हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होकर के एक मल्टी सेलुलर मास बना लेते हैं और जो वॉल लेयर्स हैं उनमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है और वो स्पोरोजिनस सेल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर टेपिटम बनाती है। टेपिटम जो कि डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के द्वारा बस्ट होते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स फाइनली डिवाइड टू फॉर्म स्पोर मदर सेल्स। ये स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होंगे और इनमें रिडक्शन डिवीज़न होने के कारण माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर ही मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। ये माइक्रोस्पोर राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं और इनमें 2 लेयर्स होती हैं, एक एक्साइन और एक इंटाइन। एक्साइन जो कि बाहरी लेयर होती है और इंटाइन जो कि इनर लेयर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसमें एक पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पर एक्साइन नहीं होती है, केवल इंटाइन होती है। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर में डिवीज़न होने के कारण 2 अनइक्वल सेल्स बनती हैं।
एक तो होती है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल जो कि छोटी होती है, और दूसरी होती है इनर सेल या सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं उसे। इनर सेल डिवाइड होकर के सेकेंड प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल इनिशियल बनाती है। धीरे धीरे ये दोनों प्रोथेलियल सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं और जो एंथ्रीडियल इनिशियल है ये डिवाइड होकर के दो सेल्स बनाती है, जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। जिस तरफ एक्साइन नहीं है, यानी जहाँ थिन है मेम्ब्रेन माइक्रोस्पोर की, उस तरफ ट्यूब सेल बनता है और प्रोथेलियल सेल की तरफ जनरेटिव सेल बनती है। इस जनरेटिव सेल में वापस से डिवीज़न होता है और इससे दो सेल्स बनती हैं, स्टॉक सेल एंड बॉडी सेल, और इस बॉडी सेल से ही दो स्पर्म्स बनते हैं फाइनली। पॉलिनेशन इसमें अप्रैल के समय होता है। जब 4 सेल्ड स्टेज होती है उस समय माइक्रोस्पोर विंड के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं और इनका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का, वो पॉलन चैम्बर में होता है। तो पॉलन चैम्बर में जब ये पहुंचते हैं तो 4 सेल्ड कंडीशन में पहुंचते हैं, यानी 2 प्रोथेलियल सेल, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल। पॉलन चैम्बर में जाने के बाद जो जनरेटिव सेल है वो बॉडी सेल और स्टॉक सेल में डिवाइड हो जाती है। इसके साथ ही पॉलन ट्यूब बनती है जिसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस मूव कर जाता है और धीरे धीरे ये आर्किगोनिया की तरफ बढ़ने लगती है। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले बॉडी सेल डिवाइड होकर के 2 स्पर्म्स बनाती है। ये जो स्पर्म्स हैं या मेल गैमीट्स हैं, इनमें स्पाइरली अरेंज्ड फ्लैजेला पाए जाते हैं क्योंकि ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रैन्यूल्स अपीयर हो जाते हैं इसकी बॉडी पर और मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स इस प्रकार से बनते हैं। यहाँ आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से पॉलन न्यूक्लियस से फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और सेंट्रल सेल बनेगा, सेंट्रल सेल से सेकंड प्रोथेलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल बनता है और एंथ्रीडियल सेल डिवाइड करके जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल बनाता है। डिस्पर्सल के बाद या पॉलिनेशन के बाद जनरेटिव सेल से स्टॉक सेल और स्पर्मेटोजेनस सेल बनती हैं या बॉडी सेल कह सकते हैं इसको, और बॉडी सेल से 2 मेल गैमीट्स या स्पर्म्स बनते हैं। इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा में जो फीमेल स्ट्रोबिलस हैं ये भी ग्रुप में डेवलप होते हैं, फोलिएज लीफ या स्केली लीव्स की एक्सेल में डेवलप होते हैं और ये भी ड्वार्फ शूट पर ही डेवलप होते हैं। इनकी स्टॉक लंबी होती है जो कि 2 में डिवाइड हो जाती है टर्मिनल एंड पर, और हर एक बाइफर्केशन में एक ओव्यूल डेवलप होता है। दोनों ओव्यूल सेसाइल होते हैं और इनमें से जनरली एक एबॉर्ट हो जाता है, केवल एक ही डेवलप होता है। बहुत ही रेयरली इसमें 3 या 4 या अधिक ओव्यूल्स डेवलप हो सकते हैं एक पेडंकल पर, एक स्टॉक पर। हर ओव्यूल के बेस पर एक कॉलर होता है। यहाँ आप नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे इसका क्लियर स्ट्रक्चर। ओव्यूल के बेस पर कॉलर या फ्लैशी कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल किस प्रकार से होता है? एक प्रोट्यूबरेंस डेवलप होगी जो कि न्यूसेलस बनाती है, पैरेन्काइमेटस न्यूसेलस बनाती है और इसके दोनों तरफ से इंटेग्यूमेंट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इंटेग्यूमेंट में 3 लेयर्स होती हैं, आउटर फ्लैशी, मिडिल स्टोनी एंड इनर फ्लैशी लेयर। ये बिल्कुल साइकस के ओव्यूल के डेवलपमेंट की तरीके से ही होती है, लेकिन बस अंतर ये होता है कि गिंगो में वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती इसके इंटेग्यूमेंट्स में। न्यूसेलस के एपेक्स पर, न्यूसेलस जैसा कि आपको मालूम ही है पैरेन्काइमेटस पोर्शन होता है, इसके एपेक्स पर न्यूसेलर बीक पाई जाती है क्योंकि न्यूसेलस में एपेक्स की तरफ यानी माइक्रोपाइल की तरफ कुछ सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं और वो पॉलन चैम्बर बनाती हैं। इसी कारण से एक प्रोमिनेंट न्यूसेलर बीक बनती है। अब इसके बाद न्यूसेलस में एक फंक्शनल स्पोर मदर सेल डेवलप होता है। ये स्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीज़न द्वारा एक टेट्राड बनाता है, लीनियर टेट्राड बनाता है, जिसमें इनर मोस्ट मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं।
इनर मोस्ट मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। यानी ये डेवलपमेंट बिल्कुल साइकस की तरीके से ही होगा। यहाँ आप देख रहे हैं फीमेल स्ट्रोबिलस और ओव्यूल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसमें पेडंकल जो कि स्टॉक है फीमेल स्ट्रोबिलस की, और ये स्टॉक टर्मिनल एंड पर दो में डिवाइड हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है, और उसके दोनों एंड्स पर एक एक ओव्यूल डेवलप हो रहा है। ओव्यूल का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि सबसे ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल है जो कि इंटेगुमेंट्स के बीच की स्पेस है। यहाँ से ही पॉलन एंटर करते हैं। न्यूसेलस के डीजेनरेट होने से पॉलन चैम्बर बन रहे हैं और न्यूसेलर बीक बनती है जो कि एक पोल की तरीके से काम करती है। पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं, वहाँ जर्मिनेट होते हैं और आर्किगोनिया की तरफ बढ़ती हैं। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो यहाँ हम डायग्राम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, इसमें रिडक्शन डिवीज़न होने के कारण 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। जो सबसे नीचे वाला फंक्शनल मेगास्पोर कहलाता है, बाकी तीनों डीजेनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होने के कारण ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है और बाद में इसमें वॉल फॉर्मेशन होता है फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर। यानी पेरीफेरी की तरफ पहले वॉल फॉर्मेशन होगा, फिर सेंटर की तरफ वॉल फॉर्मेशन होगा। सारे न्यूक्लियाई पेरीफेरी की तरफ आ जाने के कारण एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाती है। हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल बनने के कारण ये मल्टी सेलुलर हो जाता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तेजी से डिवीज़न होने के कारण एक पोल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको टेंट पोल कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट में बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद आर्किगोनिया डेवलप होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो आप देख रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आर्किगोनियल इनिशियल दिखाई दे रही हैं और इसके ऊपर जो थोड़ा सा पोर्शन है आर्किगोनियल चैम्बर कहलाता है। आर्किगोनिया में एक छोटी नेक होती है जो कि 4 सेल्स की बनी हुई होती है। एक छोटी वेंटर और एक सेंट्रल सेल होती है। अब आप देखेंगे कि जो आर्किगोनियल इनिशियल है इसमें किस तरीके से डिवीज़न होता है। आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने से प्राइमरी नेक इनिशियल और सेंट्रल सेल बनती है। प्राइमरी नेक इनिशियल में 2 वर्टिकल डिवीज़न होते हैं राइट एंगल पर, इस कारण से 4 नेक सेल्स बनती हैं। और सेंट्रल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने से वेंटर कैनाल सेल और एग सेल बनती है। यहाँ आप देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। आर्किगोनियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने से नेक इनिशियल और सेंट्रल सेल बना और नेक इनिशियल में 2 वर्टिकल डिवीज़न होंगे राइट एंगल पर, एक दूसरे के राइट एंगल पर, जिस कारण से 4 नेक सेल्स और सेंट्रल सेल से वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस बनता है। वेंटर कैनाल न्यूक्लियस वॉल से घिर जाता है, इस कारण से वेंटर कैनाल सेल बन जाती है। एग न्यूक्लियस एग में रह जाता है और इसका साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलन ट्यूब आर्किगोनिया की नेक तक पहुंच जाती हैं। पॉलन ट्यूब रप्चर होती है जिसके कारण स्पर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं, जो मेल गैमीट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और आर्किगोनियम की नेक तक जाते हैं और वहाँ पर ये एग के कांटेक्ट में आते हैं। जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल एग से फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है। इसके बाद जो जाइगोट है वो थोड़ा उसका साइज़ और अधिक बढ़ता जाता है। उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न यहाँ आप देख रहे हैं एम्ब्रियो का डिवीज़न किस तरीके से होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न के कारण काफ़ी सारे न्यूक्लियाई इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जिसके कारण एक प्रो एम्ब्रियो बनता है। जो चैलिज़ल साइट की सेल्स हैं वो थोड़ी छोटी दिखाई दे रही हैं आपको
और ऊपर की तरफ की सेल्स थोड़ी लंबी बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो डेंस साइटोप्लाज्म और स्मॉलर सेल्स वाली जो छोटी सेल्स हैं उनसे ही एक्चुअल में एम्ब्रियो बनता है। जो ऊपर की तरफ इलोंगेटेड सेल्स हैं उससे सस्पेंसर बनता है। एम्ब्रियोनल सेल्स से कॉटिलिडन्स बनेंगे। सबसे नीचे की तरफ कॉटिलिडन्स बनते हैं। सीड के जर्मिनेशन से यंग प्लांट डेवलप हो जाता है। तो सीड हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है, यानी ज़मीन के अंदर ही रहते हैं कॉटिलिडन्स। यहाँ आप लाइफ साइकिल देख सकते हैं गिंगो बाइलोबा का कि किस तरीके से मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मेल प्लांट पर मेल कोन और फीमेल प्लांट पर फीमेल स्ट्रोबिलस लगते हैं, जिन पर ओव्यूल लगते हैं और ये डेवलप होकर यानी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट के डेवलप हो जाने के कारण स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बाद एग बनता है। दोनों में फ्यूज़न होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। सीड के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आपको डेवलप्ड एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है, जिसमें 2 कॉटिलिडनरी लीव्स हैं और धीरे धीरे एम्ब्रियो से यंग प्लांट डेवलप हो जाता है। लाइफ साइकिल यहाँ भी देख सकते हैं आप। गिंगो की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। इसको चाइना और जापान में इनकी पूजा की जाती है। इनको होली ट्री पूजा के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई जगह ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरीके से भी ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रीन लीव्स हैं येलो हो जाती हैं बाद में, और ऑटम सीजन में येलो हो जाती हैं और बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। इसके अलावा इसके जो एंडोस्पर्म हैं वो रोस्ट करके जो सीड्स हैं वो एडिबल होते हैं, खाने के काम आते हैं। इनके जो सीड्स हैं इस फूड की तरीके से चाइनीज़ मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं, अस्थमा के लिए, डिटॉक्सिकेशन के लिए। इनके मेल ट्री उनको अधिक शेड ट्री की तरीके से यूज़ किया जाता है चाइना, जापान और यूनाइटेड स्टेट में। इसको ग्रैंडफादर ग्रैंडसन ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ग्रैंडफादर ने ये ट्री लगाया है तो उसके फ्रूट्स उसके ग्रैंडसन के समय उसको मिलते हैं। इनकी लीव्स के एक्सट्रैक्ट को वर्टिगो में या सेरिब्रल इनसफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू।